हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे, क्लासिकल्स और केनेजियंस। ये सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और हम इन दोनों के बीच में 4 बेसिक डिफरेंसेस समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लासिकल्स की बात करते हैं। तो जब भी हम क्लासिकल्स की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट हमेशा बोली जाती है दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर्स मेरे 100 यूनिट्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में सेल हो जाएंगे। मतलब कि एक प्रोड्यूसर है जिसमें 100 एप्पल्स प्रोड्यूस करे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो 100 जनरेट हो जाएगी और हमारी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाएगी, जो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। और फ्रेंड्स, इसको इंश्योर करने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर 100 एप्पल्स प्रोड्यूस है, अगर उसका प्राइस जो है 5 रुपीज़ है एक एप्पल का, और सपोज कीजिए मेरी जो डिमांड है वो 80 है, तो अब क्या है, डिमांड कम है। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होने के लिए मेरा जो प्राइस है वो फॉल कर जाएगा। प्राइस अगर 3 हो गया तो फ्रेंड्स हमें पता है जब प्राइस फॉल करता है तो डिमांड मेरी राइज करती है और मेरी डिमांड जो है वो वापस 100 हो जाएगी। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, 100 इज इक्वल, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स, जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। कैसे? ये प्राइस एडजस्टमेंट के थ्रू। तो क्लासिकल्स ने माना सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। किस वजह से? ये इसका एक रीज़न इन्होंने ये भी दिया कि प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब प्राइस एडजस्ट कर जाएगा और इसलिए जो सप्लाई है वो क्रिएट कर देगी अपनी ऑन डिमांड। और फ्रेंड्स, क्लासिकल्स ने बोला था वो एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा, एक प्रोड्यूसर YF सप्लाई करेगा। और ये YF जो है वो इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है। वो कैसे होता है उसके हम डिटेल में हमारी वीडियोस हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप समझ सकते हैं। तो YF का अगर आपको इंट्यूटिवली मीनिंग समझना है, इसका मतलब ये है कि जिसको भी जॉब चाहिए इकोनॉमी में उसको एक जॉब मिल जाएगी इकोनॉमी में। तो चलिए, केनेजियंस ने इस बारे में क्या कहा था। फ्रेंड्स, केनेजियन ने बोला था कि हो सकता है कि प्रोड्यूसर जब 100 यूनिट सप्लाई करें तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो 100 हो ही ना। मतलब ये है कि प्राइस जो है वो 5 का 5 ही रह जाए, फॉल 3 तक ना करे। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? उन्होंने बोला रिजिडिटी है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है इकोनॉमी में किसी रीजन की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब प्राइस फॉल कर जाएगा और मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। मतलब मेरी डिमांड जो है वो 80 ही रहेगी। और फ्रेंड्स, इस केस में क्या है, सप्लाई जो है मेरी डिमांड के से ज़्यादा है, ये ओवर सप्लाई का केस है और डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई इन दिस केस। मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है इस केस में। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। केनेजियंस ने बोला था ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल एक इकोनॉमी में, क्लासिकल्स ने बोला था ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक इकोनॉमी में। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो उसमें क्लासिकल्स ने फ्रेंड्स बोला कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ा देती है, रोड्स पे खर्च करने लग जाती है, तो उससे क्या होगा, मेरा जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होता है जब गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ाती है, रोड्स पे खर्चा करती है, तो क्या होता है, अब सीमेंट खरीद रही है वो सीमेंट कंपनी से, क्या है, तो सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो मैं बोल सकती हूँ एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी की बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, जब डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में, क्या होगा, सीमेंट वाले की इनकम बढ़ेगी। तो सीमेंट वाले की जब इनकम बढ़ेगी तो पूरी इकोनॉमी की जो है इनकम बढ़ेगी। लेकिन क्लासिकल्स ने क्या बोला था कि डिमांड्स का कोई रोल नहीं है। मतलब क्या होगा, जब उसकी इनकम बढ़ेगी और वो कमोडिटी मार्केट में जाएगा और वो कहेगा कि उसकी इनकम बढ़ गई है इसलिए वो डिमांड ज़्यादा करेगा, तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि मेरा सप्लाई चेंज नहीं होगा। सप्लाई अगर 100 हो रहा है तो वो 100 ही होगा। लेकिन जब वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो मेरा जो प्राइस है एप्पल्स का वो बढ़ जाएगा। और जब फ्रेंड्स प्राइस एप्पल का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेरी डिमांड जो है वो फिर से कम हो जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर उनकी इनकम भी बढ़ रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से और जिस वजह से वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा खरीद पाएंगे। बस ये होगा कि इकोनॉमी में जो प्राइजेस हैं वो ही बढ़ जाएंगे। तो अगर इकोनॉमी में फ्रेंड्स प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड से डिमांड कम होती है और डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, पहले वाली जो डिमांड थी हमारी, यानी 100 थी ना इस केस में हमने ये देखा, तो वो 100 ही हो जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं है। मींस गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने से कोई फ़ायदा इकोनॉमी में नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा।
फ्रेंड सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैनेडियन के पॉइंट से हम बोलते हैं, वो बोलते हैं जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, वाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी फ्रेंड्स तो क्या होगा, उससे सप्लाई भी उनको बढ़ानी पड़ेगी, और जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगी तो फ्रेंड्स ये 100 से बढ़कर सपोज करिए 110 हो गई, तो ये बढ़ गई। मतलब इनके हिसाब से फ्रेंड्स इस केस में जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऐसा नहीं है कि चेंज इतना होगा कि आउटपुट चेंज ही ना हो। तो इनके हिसाब से गवर्नमेंट बढ़ने से इनकम्स बढ़ेंगी और इनकम्स बढ़ने से आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिमांड जो है इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, वो वापस कम नहीं होगी। मतलब प्राइस हो सकता है बढ़े, ये हम नहीं कह रहे, पर इतना नहीं बढ़ेगा कि जो मेरी डिमांड है वो वापस पुराने जितनी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़े ही ना हमारी इकोनॉमी में, और अगर बढ़ेगा तो इतना हद तक नहीं बढ़ेगा कि हमारी जो डिमांड है वो पहले जितनी हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए नोट करते हैं अब सेकंड थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच में। फ्रेंड्स इन्होंने बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में। जैसे इन्होंने बोला गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो ऊपर वाली पॉलिसी हमने बात करी इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह इन्होंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा दी। अब जब मनी सप्लाई फ्रेंड्स बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, क्या होगा कि ज़्यादा मनी है इकोनॉमी में। तो जब ज़्यादा मनी है इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा, उसका जो प्राइस है, मनी का प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, उसका प्राइस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ज़्यादा मनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में गिरना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिरेगा इकोनॉमी में। क्या होगा, जब ज़्यादा मनी है इकोनॉमी में तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, मनी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। मतलब ज़्यादा पैसा है तो वो डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे इकोनॉमी में, उससे क्या होगा, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। जब डिमांड ज़्यादा होती है गुड्स की तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे अगर आप एप्पल्स की डिमांड बढ़ गई तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि हम उसका प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से सिर्फ मेरा प्राइस जो है वो बढ़ेगा और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा तो मेरे आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में। और मेरा आउटपुट यहाँ पर, जैसे पहले मेरा आउटपुट में कोई चेंज नहीं था, अब भी मेरा आउटपुट में कोई चेंज नहीं है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्टिव नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें थर्ड डिफरेंस क्या है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो उससे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कम होता है तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की वो बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट, जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप एक घर ले रहे हैं तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोन आपको चाहिए, तो अब आपको कम चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे फटाफट चलिए लोन ले लेते हैं और वो घर खरीद लेते हैं। तो जब आप वो घर खरीद लेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह की क्या है फ्रेंड्स, कैनेडियन के हिसाब से ये डिमांड है। तो फ्रेंड्स जब भी डिमांड बढ़ेगी तो मेरा वाई जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें मेरी सप्लाई नहीं बढ़ रही फ्रेंड्स, मेरी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड की वजह से आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन क्लासिकल्स ने क्या कहा था, डिमांड जो है वो बढ़ भी जाए तब भी क्या होगा, प्राइस एडजस्ट हो जाएगा और मेरी आउटपुट नहीं बढ़ेगा। आउटपुट सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब मेरा सप्लाई बढ़े, लेकिन इन्होंने कहा था कि डिमांड बढ़े तब भी आउटपुट मेरा बढ़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ। तो फ्रेंड्स जब मैं फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलती हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ये बुक्स में आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि ये जो एस कर्व होता है क्लासिकल्स में वो वर्टिकल होता है। मतलब ये है कि सप्लाई ही सब कुछ डिटरमाइन कर रही है। अभी तक हमने क्या देखा कि जब सप्लाई बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ जाता है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सप्लाई वर्टिकल मतलब ये वाई एफ जो है ये फिक्स्ड जो है सप्लाई कर रहा है। सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे ये सप्लाई वर्टिकल है क्लासिकल्स में और इसका जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इस केस में क्या कर्व की शेप्स होती है, ये कंफ्यूजिंग है। अगर ये बहुत बुक्स में तो ये एग्रीगेट डिमांड इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रेंड्स। एग्रीगेट सप्लाई स्टार्टिंग के लेवल्स में तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन उसके बाद ये राइजिंग होता है। मतलब स्टार्टिंग के लेवल में क्या होता है कि आप जितना, अगर डिमांड मेरी सपोज करो ये है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है। अगर यहाँ है तो और मैंने डिमांड सपोज थोड़ी बढ़ा दी तो मेरा प्राइस जो है वो इतने का इतना ही रहेगा, मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। देखिए ये वाई, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ प्राइस है, तो मेरा प्राइस जो है वो इतने का इतना ही रहता है, लेकिन मेरा आउटपुट बढ़ गया इस केस में। लेकिन जब ये राइजिंग है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो अगर मेरी डिमांड बढ़ जाएगी तो मेरा इसमें प्राइस भी बढ़ रहा है
और मेरा आउटपुट भी आप देखेगी, आउटपुट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो भी बढ़ रहा है और मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। तो केनेजियन का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पहले ऐसा है और फिर ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग है। और लेकिन केनेजियंस ने भी कहा था कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा, मतलब क्लासिकल्स जैसा होगा लॉन्ग रन में। लेकिन केनेजियंस ने कहा था हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसा ही होता है, इसको हम SRAS से भी डिनोट करते हैं, और इसको जो वर्टिकल होता है हम इसको LRAS यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 4 मेजर डिफरेंसेस। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।